नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो में। और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज के कार्यक्रम का हम जानते हैं कि आप सभी को पूरे सप्ताह इंतजार रहता है, क्योंकि आज के दिन डॉक्टर साहब आपके द्वारा भेजे गए सवालों का जवाब देते हैं। ये तो हम सभी को याद है, लेकिन सवाल जब हम भेजते हैं तो उसमें पूरी जानकारी देना या पूरी इंफॉर्मेशन देना, क्या तकलीफ आपको किस बीमारी में हो रही है, ये देना हम भूल जाते हैं। तो इसका विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि आज जितने भी सवाल हमारे पास आए हैं उसमें सभी में इंफॉर्मेशन बहुत कम है। और ऐसी स्थिति में डॉक्टर साहब के लिए आपकी बीमारी का सही डायग्नोस कर पाना और उसका सही सोल्यूशन दे पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कृपया आप सभी से निवेदन है कि इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें कि अगली बार जब अपने सवाल भेजें तो उसमें अपनी पूरी समस्या को मेंशन करें कि आपको यदि डॉक्टर ने कोई बीमारी बताई है तो उसमें आपको क्या परेशानी हो रही है, इसको मेंशन करना ना भूलें। और दवाई मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर बात करते हैं एनर्जी से और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के द्वारा आपकी समस्याओं को खत्म करने की। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। इसके लिए सबसे पहले स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस रंजन जी। उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीएमसी हिंदी चैनल पर। नमस्कार, धन्यवाद। सर, आपसे सबसे पहले इस कार्यक्रम को आगे शुरू करने से पहले मैं चाहती हूं कि आप दर्शकों को एक बार बता दें कि जब भी वो कोई सवाल भेजे तो उसमें क्या डिटेल्स हमें चाहिए होती है। जी, देखिए, जब भी आप सवाल भेजते हैं ना, तो आपको तकलीफ क्या हो रही है वो लिखना है। डॉक्टर ने क्या कहा वो बातें छोड़ें। आप दवा ले रहे हैं, आपको फ़ायदा नहीं हुआ है, तभी आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। तो दवाओं का मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो इलाज है वो आध्यात्मिक इलाज है, बिना दवा वाला इलाज है। तो दवा आप लेते हैं कि नहीं लेते, उसको कुछ भी मेंशन ना करें। आप ये लिखें कि आपको तकलीफ़ क्या हो रही है, आपको तकलीफ़ कितने सालों या महीने से हो रही है, तकलीफ़ क्या घटी और बढ़ी है। अगर आपको एक से अधिक समस्या है तो कौन सी समस्या सबसे पहले हुई है, और उम्र, मरीज का उम्र भी ज़रूर लिख कर भेजें, क्योंकि उम्र से बहुत बार हमें समझ में आता है कि हेल्थ कंडीशन के क्या कारण रहे होंगे। तो जब आप पूरा डिटेल लिख के भेजेंगे ना, तो आपको हम बेस्ट हेल्प दे पाएंगे। तो इन बातों का ध्यान रखें। चलते हैं सवाल की ओर। बिल्कुल सर, आज का पहला सवाल जो हमें भेजा है, उन्होंने अपना नाम और अपनी एज भी मेंशन नहीं की है, तो मैं उनकी समस्या पर डायरेक्ट आती हूँ। उनका कहना है कि वो, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं, तो उनके आपस में कोऑर्डिनेशन का क्या कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है? और इसके साथ ही वो जानना चाहते हैं कि इनको सेंसरी इश्यूज है कुछ, जो कि उन्होंने क्लियर नहीं बताया है कि क्या इश्यूज हैं, तो आपसे इस पर हेल्प चाहते हैं। हाँ, सेंसरी इश्यूज, अगर आप दोनों ब्रेन के हेमिस्फेयर के बारे में आप समझना चाह रहे हैं कि उसके इंटीग्रेशन को कैसे बढ़ाया जाए। अब आपका सवाल पूरा डिटेल में नहीं है। आपको क्या कोई स्ट्रोक आया है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई बीपी की हिस्ट्री है क्या? तो इसलिए जितनी जानकारी आपने शेयर करी है उसके बेसिस पर आपको ये बात बताना चाहूँगा। चाहे जो भी सिचुएशन हो, हर कंडीशन में हम आपको हेल्प, कुछ ना कुछ हेल्प तो ज़रूर कर सकते हैं। आपकी सिचुएशन इम्प्रूव ज़रूर होगी। अब जो कोऑर्डिनेशन का मामला है, इन जनरल हमारे बॉडी में जो गॉल ब्लैडर मेरिडियन होता है उसके माध्यम से होती है। तो गॉल ब्लैडर मेरिडियन का जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, हमारे सिर के पीछे में है GB20, और हमारे पैर के पास घुटने के साइड में बाहर की तरफ से होता है GB34। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको इमेज दिखाया जा रहा है, आप इसका फोटो खींच के भी रख सकते हैं। इन दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट को, लेफ्ट और राइट दो 4 हो जाएंगे, इन चारों एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को आप मसाज करें, और मसाज करते हुए आप ये अफर्मेशन किया करें कि मेरा शरीर प्राण ऊर्जा से संतुलित है। ठीक है, जैसी हमारी भावना होती है वैसा हम हो जाते हैं। अगर आपका ये भाव रहे कि मेरी प्राण ऊर्जा संतुलित हो रही है, मेरे ब्रेन के जो आपस में कनेक्शन है वो हार्मोनाइज हो रहा है, तो इससे प्रभाव पड़ता है। एक कीर्तन क्रिया मेडिटेशन है। कीर्तन क्रिया मेडिटेशन में हम मंत्र के साथ, वैसे वो कोई भी मंत्र हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकता है, हम अपने फिंगर्स को टच करते हैं। कीर्तन क्रिया मेडिटेशन आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा। अपने फिंगर को आप टच करेंगे बारी बारी से, अंगूठे के टिप से, तो इससे भी हमारा कोऑर्डिनेशन बढ़ता है।
और जो भी फाइन स्किल वाले काम होते हैं, जैसे लिखने की आदत है, आप लिखने की आदत को बरकरार रखें। हम जनरली हमारा लिखना कम हो जाता है ज़िंदगी में। स्कूल कॉलेज में जब तक होते हैं तब तक तो हम लिखते हैं, बाद में हमारा लिखना कम हो जाता है। तो आप एक्टिवली लिखने की प्रैक्टिस किया करें। जब हम लिखने का काम करेंगे तो हमारे ब्रेन को ज़्यादा इंटीग्रेट आपस में होना ही पड़ेगा, क्योंकि लिखने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। थोड़े जो सोच रहे हैं और जो हाथ का मूवमेंट है उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन करना होगा। तो लिखने का काम अधिक किया करें। छोटे बच्चों के साथ थोड़ा इन्वॉल्व हों, छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा प्लेफुल हों। हमारे ब्रेन को हेल्दी रहने के लिए हमारा खुश रहना बहुत ज़रूरी है, और खुश रहने के लिए छोटे बच्चे के साथ खेलना या उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, थोड़ा बातचीत करना इन जनरल एक अच्छा चीज़ है। इन सभी चीज़ों का प्रयोग करें। मिड ब्रेन एक्टिवेशन में एक्सरसाइज होते हैं दोनों हाथों के आपस में कोऑर्डिनेशन की। अल्टरनेट ईयर लोब्स को आप टच कर सकते हैं, और आप कई सारे एक्सरसाइज हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन में। उन सभी एक्सरसाइज को अपनी सुविधा अनुसार जो आप कर सकें उनको आप थोड़ा करें। तो जब हमारे दोनों हाथों का अल्टरनेट कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है तो हमारा ब्रेन भी आपस में कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में आ जाता है। साथ ही साथ ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए हम अपने पैर की उंगलियों का मसाज भी कर सकते हैं। हमारे पैर में जो 10 उंगलियां हैं उनके टिप्स को अगर हम मसाज करते हैं तो इससे हमारा ब्रेन हेल्दी रहता है। तो आप वो भी अपना सकते हैं। इन सभी चीज प्रयोग करें, आपको फायदा होगा। सर, जैसा कि आपने बताया कि हमारे पैरों की जो उंगलियां हैं अगर हम उन पर मसाज करें तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद हमारे लिए होगा। जी। तो आपसे यहाँ जानना चाहूँगी कि क्या पैर की उंगलियों की जो मसाज हमें करनी है, क्या हम वहाँ पर कोई पर्टिकुलर ऑयल के साथ मसाज करें या नॉर्मल मसाज करें तो भी उतना ही आरामदायक है, लाभदायक होगा? ऑयल लगाएं या ना लगाएं इससे फर्क नहीं पड़ता है, हमें मसाज करने से फर्क पड़ता है। लेकिन जी। अगर किन्हीं को अगर ऑयल के साथ करना है तो उसके साथ भी कर सकते हैं। जी। यहाँ मसाज जो एरिया है ये सुजोक के अंदर आता है। सुजोक में हमारा ब्रेन और अंगुलियों के टिप्स, जी। हाथों के टिप्स भी और पैरों के टिप्स भी, वो हमारे ब्रेन से जुड़े होते हैं। और हाथों और पैरों में भी पैर के अधिक का कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रांग है। तो उनके टिप्स को अगर हम मसाज करते हैं तो स्टिमुलस होगा, ब्रेन ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, और ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो ब्रेन हेल्दी होगा। तो तेल के साथ या बिना तेल दोनों ही तरीके से किया जा सकता है। सर, कितने बार ये मसाज करनी चाहिए? एक फिंगर पे आपको 1 मिनट से 2 मिनट का समय देना चाहिए। अब 10 फिंगर है, टोटल 10 से 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और दिन में 3 बार करें, 2 बार करें। रेगुलर करने से अगर हम 2-2 बार भी अगर रेगुलर कर रहे हैं 24 घंटे में 2 बार, तो भी इसका फायदा मिलेगा। तो दिन में 3 बार, अगर तकलीफ ज़्यादा है तो दिन में 3 बार कर सकते हैं। 1 बार 2 बार खुद से करें, 1-2 बार फैमिली मेम्बर किसी से करवा लें। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। सर, क्या यहाँ पर और भी कोई टिप्स हो सकती हैं या कोई और भी मोड्स जिनसे रिलैक्स कर सकें हम माइंड को और एक्टिव भी कर सकें? क्योंकि कहा जाता है कि जितना हम रिलैक्स करते हैं या आराम करते हैं उतना ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ बाद में ब्रेन काम करता है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे चूँकि इन्होंने अपनी पूरी बात नहीं बताई है। जी। अब इनका ये जो ब्रेन में जो इनका सेंसरी कोऑर्डिनेशन की दिक्कत है, अगर इनको हाई बीपी की भी हिस्ट्री रही हो तब इनके केस में योग निद्रा जो है वो बहुत फायदेमंद होगा। अगर हाई बीपी की हिस्ट्री नहीं रही है तो सिर्फ ध्यान करना काफ़ी है। और वो हफ्ते में 1 बार ब्रेथवर्क का भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ब्रेथवर्क हमारे पीएमसी हिंदी पर 1 घंटे का एक्सरसाइज होता है, पार्टिकुलर म्यूजिक है और उसके साथ हमें डीप ब्रीदिंग लेनी छोड़नी होती है, और म्यूजिक के रिदम के साथ ही ब्रीदिंग करनी है। जब हम लगातार ब्रीदिंग करते हैं तो फिर हमारी टेंडेंसी होती है कि हम बीच में रुक जाएं। उस समय रुकना नहीं है, उस समय ब्रीदिंग करते ही रहना है। तो ये ब्रेथवर्क करने से हमारी बॉडी के जो डॉर्मेंट नाड़ियाँ हैं वो एक्टिव होने लग जाती हैं। हमारा इमोशनल कैथारसिस भी होता है, कभी-कभी रोने का, कभी कुछ ऐसे सप्रेस्ड इमोशन प्रकट होते हैं, उससे भी हमारा मन हल्का हो जाता है और हमारी नाड़ियाँ भी एक्टिव होती हैं। तो हफ्ते में 1 दिन ब्रेथवर्क करना चाहिए जिनको ब्रेन का ऐसा कोई इशू है तो। सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं हमारे व्यूअर्स को उनके सवालों के जवाब लगातार मिल रहे हैं, और ये जो व्यूअर पर्टिकुलरली जिन्होंने अपना सवाल भेजा है इनको भी इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो सर, इसी के साथ अब बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भेजा है हमारे एक व्यूअर ने जिन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये मेल हैं और इनकी उम्र 80 वर्ष है। इनका ये ट्रीटमेंट जानना चाहते हैं हंचबैक का। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी ये हंचबैक क्या होता है? हंचबैक हमारा जो स्पाइन का जो नॉर्मल कर्वेचर है जी। जब वो कर्वेचर किसी एक पार्टिकुलर जगह पर बढ़ जाए
उस जिसको हम सिंपल बोले कुबड़ा, कुछ कुबड़ा, रामायण के में आती है पात्र मंथरा, जी, तो मंथरा का वो जो था वो कुबड़ा, स्ट्रक्चर जो था, हाँ, बॉडी जो स्ट्रक्चर। स्पाइन था वो जी। कुबड़ा शेप में था, जी, वो टेढ़ा हो जाए। अब इस टेढ़ा होने के दो कारण होते हैं। जो हमारे जो अभी प्रश्न पूछने वाले हैं, ये उम्र इनकी अधिक है, जी, तो अधिक उम्र की वजह से भी हो जाता है। और कभी कभी हम पोस्चर जो ठीक नहीं रखते हैं, ये यंग लोगों में भी हो सकता है, जब वो ठीक से बैठते नहीं हैं या वजन जोर से अधिक होता है, तब भी ये हो सकता है। तो अगर वजन ज़्यादा है तो ये होने की संभावना है, इसलिए वजन को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। वजन के अधिक होने से हमारे शरीर में दर्जनों बीमारियां आती हैं। दोस्तों, इस बात को आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि वजन कभी भी ज़्यादा मत होने दें। अपने वजन को, अपने वेट को जितना जल्दी आप कंट्रोल कर लेंगे ना, उतना अच्छा आप स्वस्थ रहेंगे। तो अगर वेट अधिक है तो वेट को कम करना है, और अगर पोस्चर ठीक नहीं है तो आपको थोड़ा योगा करना है। और सभी योगासनों में सबसे अच्छा है ताड़ासन। ताड़ासन में हम दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचते हैं। आपको चित्र दिखाया जा रहा है। ताड़ासन आप किसी भी अच्छे योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में सीख सकते हैं। यूट्यूब पे भी कई सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। दोनों हाथों को जब हम ऊपर स्ट्रेच करते हैं तो हमारे स्पाइन में खिंचाव होता है। तो ये आपको दिन में 2 बार करना चाहिए, 5 से 10 राउंड। अगर जो सवाल करने वाले हैं उनकी उम्र अधिक है, 80 साल है, तो वो बैठे बैठे भी कर सकते हैं। शुरुआत में 2-4 दिन बैठे बैठे करें, और जब ये समझ में बात आ गई है तो आप खड़े होकर भी फिर कर सकते हैं। तो ताड़ासन करने से हमारे स्पाइन में खिंचाव आता है, तो ताड़ासन करना है। और हमारे स्पाइन से जुड़े हुए जो एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं, पैर में K7 है और हाथ में SI3 है। हाथ का पॉइंट ज़्यादा अच्छा है। इस SI3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है हमारी छोटी अंगुली के लाइन में। जो आपको चित्र दिखाया जा रहा है, इसका फोटो खींच लीजिए। SI3 एक्यूप्रेशर पॉइंट जब हम मुट्ठी बांधते हैं तो नुकीला हिस्सा जहाँ पर बनता है, उस जगह पे इस SI3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है, और यहाँ पे लाल रंग लगाना है। जो लाल रंग लगाएंगे तो उससे यांग ची बढ़ेगा। कुबड़ा हो जाना यानी कि यांग ची का कमी है। उम्र के प्रभाव से भी होता है, पोस्चर गड़बड़ का होने से भी होता है, और ओबेसिटी की वजह से भी होता है। और सनलाइट का सेवन करना चाहिए। इस SI3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे जो लाल रंग लगाते हैं उसे लगभग 6 घंटे के लिए रखना है। दोनों हाथों में इस SI3 पर लाल रंग लगाना है, और इसको टोन करना है, मसाज करना है, दबाना है, छोड़ना है 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार। और धूप में बैठना है। अपने स्पाइन पर सनलाइट को पड़ने देना है। जब सनलाइट में बहुत हीलिंग एनर्जी है, खासकर यांग वाली हीलिंग ची, जो हमें एक्टिव बनाती है, जो हमें ऊपर खींचती है। तो स्पाइन पर अगर सनलाइट लगे, कपड़ों के ऊपर से भी लगाया जा सकता है, मौसम के अनुसार आप देखें। अगर आप बिना डायरेक्ट स्किन पे ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं अगर कपड़े हटा सकते हैं तो कपड़ों के ऊपर से भी सनलाइट ले सकते हैं। हीट तो मिलेगी। और सूरज से भाव रखें, प्रार्थना करें, रिक्वेस्ट करें कि मेरे स्पाइन को, मेरे पीठ को स्वस्थ बनाएं। जब हम सूर्य के प्रति मित्र भाव रखते हैं, देखिए हमारी भारतीय परंपरा में अगर थोड़ा सा पुराने हम जाएं तो हर प्रकृति के हर एक चीज़ों के प्रति मित्र भाव है। जमीन के प्रति, पौधों के प्रति, अलग अलग पौधों के प्रति, पेड़ के प्रति, पंछियों के प्रति, है ना। हम डिफरेंट फेस्टिवल्स में हम इस प्रकृति को रिकॉग्नाइज करते हैं। छठ की जो फेस्टिवल होता है बिहार में और सराउंडिंग एरिया में, उसमें हम सूर्य को आरती जल चढ़ाते हैं। तो सूर्य के प्रति हमारा जो रिश्ता है, उस रिश्ते को हम पहचानते हैं, उसकी कदर करते हैं, है ना। तो जब हम सूर्य प्रकाश में बैठें, सूर्य से हम रिक्वेस्ट करें, बात करें कि मुझे हीलिंग एनर्जी दो, जिससे मेरे पीठ जो है, मेरा स्पाइन जो है, वो स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। जब हम ठीक से ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि सूरज से हीलिंग एनर्जी आती है। तो इन सभी चीज़ों का प्रयोग करना है, तो बैक स्पाइन जो है वो ठीक हो जाएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल के जवाब देने के लिए। आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं सर आज के अगले सवाल की, और अगला सवाल भेजा है योगेश्वर जी ने। इनको जो प्रॉब्लम है, कहना चाहते हैं कि इनको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है और इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन इनको क्या कुछ प्रॉब्लम हो रही है,
क्या अनईजीनेस फील हो रही है, इन्होंने ये सब मेंशन नहीं किया है। तो और इसके साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि क्या स्पिरिचुअली और नेचुरली इसको हील किया जा सकता है? स्पिरिचुअली और नेचुरली सभी स्वास्थ्य समस्या को हील किया जा सकता है, चाहे वो प्रोस्टेट हो, चाहे वो बैक की स्पाइन की प्रॉब्लम हो, चाहे वो हर्निया की प्रॉब्लम हो। हर प्रॉब्लम आध्यात्मिक ढंग से और प्राकृतिक ढंग से 100% ठीक की जा सकती है। लेकिन अध्यात्म क्या है और प्राकृतिक रूप से हम अपना केयर कैसे करें, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। हमारी सोसाइटी में, हमारे एजुकेशन में, हमारे मेडिकल सिस्टम में इसकी जानकारी बहुत कम है। कुछ कुछ जगहों पर है भी, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। देखिए, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम या किसी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की प्रॉब्लम का एक कारण होता है जो जेंडर के प्रति हमारे भीतर जो कंसेप्ट है वो उसका हेल्दी नहीं होना। जो सेक्सुअलिटी है उसके प्रति हम कंफर्टेबल फील नहीं करना। देखिए, जो मेल जेंडर है और फीमेल जेंडर है सोसाइटी में, एक बेसिक बात हमें ये समझना चाहिए कि समाज में सभी जेंडर की अपनी उपयोगिता है। ना तो मेल सुपीरियर है और ना मेल इन्फीरियर है। मेल होने के कारण या फीमेल होने के कारण यही बात फीमेल के केस में भी लागू होती है जब उनकी कोई पीरियड की समस्या हो या कोई दूसरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की समस्या हो। अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो अपने जेंडर को लेकर, अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर कुछ ऐसे कंसेप्ट रखना कि मुझे इस मेल होने के कारण या फीमेल होने के कारण मुझे ये दिक्कत उठानी पड़ती है। जब हम ऐसा सोचते और मानते हैं तो वो एक कारण होता है। सभी का सम्मान करें, अपना भी आप सम्मान करें और दूसरों का भी सम्मान करें। सेक्सुअलिटी सब्जेक्ट हमारे समाज में टैबू है, हम उस पर ठीक खुलकर बात करने में हिचकिचाते हैं, तो वह भी एक कारण होता है। सेक्स ऑर्गन भी हमारी बॉडी के जैसे बाकी पार्ट से वैसा ही पार्ट है, कोई विशेष नहीं है, तो उसको जो से कम महत्व देना, उसके बारे में बात नहीं करना, ये हमारी सोसाइटी को अपना ढंग बदलना होगा। अब हमारे मन में अगर वो चीज़ें हों तो हमें प्रभावित करती हैं। तो आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से तो कारण ये है। और थोड़ा लाइफस्टाइल भी फर्क पड़ता है ना। अपने वेट को नॉर्मल रखें, हेल्दी रखें। प्रोस्टेट के लिए चलिए एक्यूप्रेशर पॉइंट हम समझ लेते हैं। हमारे पैर पे लीवर मेरिडियन होती है, LV2 और LV4 दो एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करना है। जो LV4 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, आपको इमेज दिखाया जा रहा है, आप इसका फोटो खींच के रख सकते हैं। LV4 एक्यूप्रेशर पॉइंट का लोकेशन थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये हमारे एंकल के पास है और एंकल से जस्ट आगे है। इसको आपको सिडेट करना है। सिडेट और टोन ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। इसकी बारीकियों को समझेंगे तभी आप फायदा ले पाएंगे। सिडेट करने में हम लगातार दबा के रखते हैं। दबा के रखना, जब हम दबा के रखते हैं किसी पॉइंट को, मैं अपने हाथ पर बता रहा हूं, आपको पैर में करना है। जब हम दबा के रखते हैं किसी एक्यूप्रेशर पॉइंट को, तो वहां की जो ची है, ची यानी कि एनर्जी, वैसी एनर्जी जो हमारे शरीर में बह रही है, बायोलॉजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी तो इलेक्ट्रिसिटी में भी है, हमारा फैन है, एसी है, एनर्जी से ही चल रहा है, लेकिन वो एनर्जी हमारे शरीर में नहीं है। तो हमारे शरीर की जो एनर्जी है, बायो एनर्जी, उसको ची कहा गया है। एनर्जी आप बोलचाल की भाषा में समझ सकते हैं। तो उस पॉइंट की ची को कम करना है जब हम सिडेट करते हैं। सिडेट करने के लिए लगातार हमें दबा के रखना है। 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक दबा के रखें, जितनी देर आप आराम से दबा पाएं। जब हम सिडेट करते हैं और जब हमने दबा के उसे पकड़ा, तो उसके बाद जब हमने उसे एक बार छोड़ दिया, फिर दोबारा उसी समय नहीं पकड़ना है। अगर हम दोबारा उसी समय फिर से पकड़े तो वो टोन होगा। 3 घंटे बाद या 5 घंटे के बाद जब आपको फिर से उस एक्यूप्रेशर पॉइंट को सिडेट करना है, तब आप उस पॉइंट को पकड़ सकते हैं। तो LV4 को सिडेट करना है, जो एंकल से जस्ट आगे की तरफ है। एंकल के ही लेवल पे है, लेकिन उसे थोड़ा सा आगे की तरफ है। LV4 का लोकेशन समझना, ये इस पॉइंट पर दर्द नहीं होता है, तो आपको बस यूं ही दबा के रखना है। और आप यहाँ पे लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं। LV4 को सिडेट करना है और अंगूठे के जड़ में LV2 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, आपको उसे टोन करना है। LV2 एक्यूप्रेशर पॉइंट पैर के अंगूठे और बगल की उंगली के बीच में है, तो उसको आपको टोन करना है, मसाज करना है, और वहां पर भी आपको लाल रंग लगाना है। LV4 सिडेट और LV2 टोन, ये दो एक्यूप्रेशर पॉइंट पे अगर हम ठीक से काम करें अपने दोनों पैरों में, तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है। बस हमें रेगुलर करना है।
और साथ में जो हमने अभी माइंड के बारे में जाना, तो उसको हम बोल सकते हैं आई एम कंफर्टेबल विद माई जेंडर। मैं अपनी सेक्सुअलिटी के साथ कंफर्टेबल हूँ, जो है वो अच्छा है, जो है वो परफेक्ट है। समाज में अलग अलग कंसेप्ट से हम किसी को अच्छा बोल देते हैं, हम किसी को कमजोर बोल देते हैं। ना तो कुछ अच्छे, ना तो जो प्राकृतिक रूप से है वो परफेक्ट है। प्रकृति की देन को, प्रकृति के गिफ्ट को हमें नेचुरल वे में स्वीकार करना चाहिए। अगर सेक्सुअलिटी के रिगार्डिंग कोई हमारे भीतर कुछ अनहेल्दी बिलीफ नहीं रहेंगे अगर, तो प्रोस्टेट की समस्या नहीं होगी, अगर है तो जल्दी ठीक हो जाएगी। इस मामले में आप लुई हे की किताब पढ़ सकते हैं। लुई हे ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, यू कैन हील योर लाइफ। यह किताब इंग्लिश में और हिंदी में दोनों भाषा में उपलब्ध है। पीएमसी हिंदी यूट्यूब चैनल पर ही इसी बुक पर स्वाध्याय भी मैंने किया हुआ है। वैसे स्वाध्याय जो है वो थोड़ा सा परिचय के लिए ही होता है, आपको खुद बुक खरीद कर पढ़नी चाहिए। तो अब जब आप अपने मन पर भी काम करेंगे, माइंड का अगर बिलीफ सिस्टम ठीक हुआ तो प्रोस्टेट ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन कराने की जरूरत 99.99% में के केस में जरूरत नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। एलोपैथी के डॉक्टर कहते हैं सर्जरी कराओ, लेकिन अगर आप जो आपको अभी आपको सुनने को मिला है, जानने को मिला है, इसका रेगुलर प्रयोग करेंगे, लुई हे की किताबों को पढ़ेंगे, अपनी सोच को बदलेंगे, अपनी सोच को सकारात्मक बनाएंगे, तो आप नेचुरली ठीक हो जाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं योगेश्वर जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ सर बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भेजा है शंभवी ने। इनका कहना है कि इनको एक्यूट एंजाइटी और फियर से ये सफ़र कर रही हैं, तो क्या ये ध्यान के द्वारा ओवरकम कर सकते हैं? तो यहाँ तो मैं आपको कहना चाहूँगी शंभवी जी कि हमारे पत्री सर स्वयं कहते हैं कि ध्यान से हर बीमारी, हर समस्या क्योर हो सकती है। सर आपके पास आना चाहूँगी इसी पर, आपसे जानना चाहूँगी कि एंजाइटी को और इनको जो प्रॉब्लम है, जो डर का इनकी समस्या है, वो ध्यान से किस तरह से क्योर करेंगे? देखिए, स्पिरिचुअल रियलिटी जो हमारा वीडियो है जिसमें मेडिटेशन के बारे में बताया गया है, सभी मैं दर्शकों से चाहूँगा कि उस वीडियो को आप बार बार देखा करें। कई बार देखने से हम उसकी बारीकियों को समझ पाते हैं। मेडिटेशन में हमारे भीतर ऊर्जा उतरती है। सभी बीमारियों का कारण आपके मामले में एंजाइटी और फियर है। एंजाइटी का कारण, फियर का कारण हमारे किसी पार्टिकुलर चक्र में, पार्टिकुलर नाड़ी में ऊर्जा की कमी है। तो जब आप ध्यान करेंगे, आपकी नाड़ियों में जब ऊर्जा का संचार बढ़ेगा, कॉस्मिक एनर्जी बढ़ेगी, तो हीलिंग हो जाएगी। अब सिर्फ ध्यान करने मात्र से हीलिंग होने लगती है। आपको बस दिन में 2 बार योग निद्रा और ध्यान, एंजाइटी के मामलों में योग निद्रा का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, योग निद्रा है, ध्यान है और ब्रेथ वर्क है। तीनों के मैकेनिज्म थोड़े थोड़े से अलग हैं। ध्यान तो जनरली हर जगह काम आता है, लेकिन कुछ जगहों पर योग निद्रा काम आती है, कुछ जगह पर ब्रेथ वर्क काम आती है। यहाँ पर एंजाइटी के मामलों में, एंजाइटी का ना एक कारण होता है हमारे शरीर में पृथ्वी प्राण की कमी होना। पृथ्वी प्राण को बढ़ाने के लिए लेटना, योग निद्रा में हम लेट के करते हैं, तो वो हेल्पफुल है। आप ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान के बाद आप 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए लेट जाया करें, और अगर जमीन पर लेट सकते हैं तो वो बेस्ट है। जमीन पर लेटना संभव नहीं हो तो अपने बिस्तर पे भी लेट सकते हैं। ध्यान के बाद आपको 10 मिनट लेटना ही चाहिए, इससे आपको एंजाइटी ठीक होने में सहायता मिलेगी। पृथ्वी प्राण को अपने भीतर बढ़ाना है। पृथ्वी और सूरज ये 2 ऊर्जा के सोर्स हैं हमारे मानव शरीर के लिए। नीचे पृथ्वी है, जो भी हम अनाज खाते हैं, गेहूं चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, उसमें मुख्यतः पृथ्वी की ऊर्जा तो है, और साथ में सूरज की ऊर्जा है। सूरज ऊपर है, ऊपर सूरज है, नीचे पृथ्वी है और बीच में हम हैं। अगर हम इस सिद्धांत को समझ लेंगे और कब किसकी ऊर्जा कम हो गई है उसकी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, संतुलित करेंगे, तो हम ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे पृथ्वी प्राण को बढ़ाना है, योग निद्रा करना है, साथ में थोड़ा प्रकृति के संपर्क को बढ़ाएं, पेड़ पौधों के पास अधिक देर के लिए बैठा करें, थोड़ी गार्डनिंग करें, थोड़े पेड़ पौधे लगाएं, थोड़े फूलों के पौधे लगाएं, उनके साथ समय बिताएं, उससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। अगर आप कंफर्टेबल हैं और आपके पास पॉसिबल हो तो पार्क में जाइए और किसी पेड़ को हग कर लीजिए। जैसे हम आप दोस्त को हग करते हैं, उस तरह से किसी पेड़ को हग कर लें। अगर आप रोज 5 मिनट के लिए पेड़ को हग करते हैं,
आप पाएंगे एंजाइटी आपका 1 हफ्ते में छूमंतर हो जाएगा। सर लेकिन ये कैसे वर्क करता है कि हाँ। किसी सिर्फ पेड़ को हक करने से, क्योंकि व्यूअर्स के दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये प्रश्न आ रहा होगा कि पेड़ को हक करके एंजाइटी कैसे खत्म होगी, हाँ। तो आपसे जानना चाहूंगी। ये अर्थिंग का एक तरीका है। जी। अर्थिंग पे यूट्यूब पे आपको डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी मिल जाएगी। अर्थिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। हमारे शरीर में हम जो पैर से चलते हैं तो हम जी। पृथ्वी से ऊर्जा को लेते रहते हैं। तो अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा कंक्रीट के फर्श पे हों या अननेसेसरी जूते और चप्पल पहन के रहते हैं तो उससे भी हमारे शरीर में पृथ्वी प्राण की कमी हो जाती है। तो या तो हम पृथ्वी से डायरेक्ट ऊर्जा ले सकते हैं या जो पेड़ हैं, पेड़ की जड़ें पृथ्वी में फैली हुई हैं, होती है। तो अगर हम पेड़ को हग करेंगे, पेड़ के साथ दोस्ती बढ़ाएंगे तो हमारे शरीर में पृथ्वी प्राण जो है वो बहुत तेजी से बढ़ सकता है। तो पृथ्वी प्राण को बढ़ाने से एंजाइटी और बहुत सारी ऐसी समस्याएं, आधी बीमारी पृथ्वी के संपर्क से और आधी बीमारी सूर्य प्रकाश के संपर्क से बहुत आसानी से हम ठीक कर सकते हैं। बस हमें ऊर्जा विज्ञान के सिद्धांत को समझना है। ऊर्जा तो है और ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। पृथ्वी के पास ऊर्जा अनंत है, सूर्य के पास ऊर्जा अनंत है। हम लेने को तैयार हैं क्या? हम एंजाइटी के मामले में पृथ्वी के संपर्क में जाना है। अभी हमने जो स्पाइन की प्रॉब्लम देखी थी, जी। हंच्ड बैक, जी। तो वहां पे सूर्य प्रकाश को जाना जरूरी है। तो अलग अलग केस में अलग अलग चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। तो पेड़ को हक करने से एंजाइटी में कमी आएगी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्यूप्रेशर पॉइंट पे भी आ जाते हैं। हमारे पैर में एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है K6, किडनी 6। पैर में किडनी के जो भी एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो फियर को कम करने में हेल्पफुल होंगे, खासकर K6। एंकल के नीचे है, आप इस पॉइंट को मसाज कर सकते हैं। इस पॉइंट पे दर्द नहीं मिलता है लेकिन फिर भी आपको मसाज करना है। जो आपको फोटो दिखाया जा रहा है इसको आप फोटो खींच के रख लें। दोनों पैर में आप इसको जेंटल मसाज करें और यहाँ पर काला रंग लगाएं। ब्लैक कलर लगाने से भी हमारे शरीर में पृथ्वी प्राण इंची, YIN, इंची बढ़ती है। तो K6 पर काम करने से आपका फियर कम होगा। और जो एंजाइटी है उसके लिए हमें अपने हाथ में PC6 पर काम करना है। दोनों कलाई में अंदर की तरफ रिस्ट लाइन से 3 अंगुल के डिस्टेंस पे PC6, पेरिकार्डियम 6 नाम का एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। लंबाई से 3 अंगुल और चौड़ाई से सेंटर, जो आपको फोटो दिखाया जा रहा है इसकी आप फोटो खींच रख ले। इस PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को अगर आप रेगुलर मसाज करेंगे, एक बार में 2 मिनट के लिए करना है और 24 घंटे में 5 बार, तो इससे आपका एंजाइटी जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए आप अफर्मेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं। अफर्मेशन से हम अपने माइंड को बदलते हैं। क्या अफर्मेशन करेंगे? एंजाइटी का एंटीडोट है रिलैक्सेशन। अगर हम रिलैक्स रहते हैं, शांत रहते हैं, तो हमें कोई बात परेशान नहीं करेगी। तो PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए आप आंख बंद कर ले और बोला करें, मैं हमेशा शांत रहती हूँ, मैं हमेशा रिलैक्स रहती हूँ। आप 2 मिनट के लिए जो एक्यूप्रेशर कर रहे हैं एक पॉइंट पे, दोनों हाथ में करेंगे तो 4 मिनट लग जाएंगे। आप मन ही मन या वर्बली भी बोल सकते हैं। अगर आप अकेले हैं कहीं पर तो आप वर्बली भी बोल सकते हैं, मैं हमेशा शांत रहती हूँ, मैं हमेशा रिलैक्स रहती हूँ, मैं हमेशा मस्त रहती हूँ, मैं अपने आप से प्रेम करती हूँ, मैं हर दिन ध्यान में बैठती हूँ। ध्यान तो ब्रह्मास्त्र है। ध्यान से हर बीमारी ठीक होती है, बशर्ते आप दिन में 2 बार ध्यान में बैठें और आपका ध्यान लगना चाहिए। आंख बंद करते हैं तो हमारा मन शून्य होना चाहिए। जब मन शून्य होगा तो एनर्जी आएगी। तो अगर ध्यान भटकता भी है तो भी ध्यान में बैठना ही है, क्योंकि बार बार बैठने से ही ध्यान लगेगा, अपने आप से नहीं लग जाएगा। तो अगर ध्यान नहीं भी लग रहा हो तो भी आपको उतना समय देना ही है। ध्यान करेंगे, एक्यूप्रेशर पॉइंट करेंगे, अफर्मेशन करेंगे तो आपका एंजाइटी और फियर दोनों ही गारंटेड ठीक होगा, गारंटेड। बस आपको नियम से करना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल का जवाब दिया। मुझे लगता है काफ़ी सारे यूथ में और काफ़ी सारे लोगों में ये एंजाइटी और डर की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और आपने जो सवाल का जो जवाब दिया है मुझे लगता है कि इससे हमारे काफ़ी व्यूअर्स को बहुत मदद मिली होगी। और इसके साथ ही शंभवी जी, हम आशा करते हैं कि आपका ये जो डर है और एंजाइटी है वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। सर इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है रागिनी मित्तल जी का। इनकी उम्र 48 वर्ष है और इनको फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है यूट्रस में। मेडिटेशन करने का ट्राई करती हैं लेकिन नहीं हो पाता। आपसे जानना चाहूंगी इसका सॉल्यूशन। पहले तो हम मेडिटेशन की बातें कर लें। जो जी। उन्होंने कहा कि मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं लगता, जी। तो कोशिश करते रहनी है। कृत कृत अभ्यास के जड़मति होत सुजान,
ना, बार बार प्रैक्टिस करने से हम उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं। आपको दिन में 2 बार के लिए म्यूजिक के साथ बैठना है और ध्यानियों के साथ अपनी संगति को बढ़ाना है। देखिए, हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं हम वैसे बनने लगते हैं। तो ध्यानी से, मेडिटेटर से बात करें फ़ोन पर, उनसे मिला करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। तो मेडिटेशन सेंटर अगर आपके आसपास है तो वहाँ पर जाया करें कभी कभी। मेडिटेटर के सर्कल में रहेंगे तो आपका मेडिटेशन लगने लग जाएगा। मेडिटेशन से हर बीमारी ठीक होती है, आपका फाइब्राइड भी ठीक हो सकता है। अब यहाँ पे फाइब्राइड का हम मानसिक कारण और ऊर्जा कारण समझते हैं। देखिए, हर रोग जो है वो हमारे शरीर में ऊर्जा और मन, इन 2 तलों पर तो होती ही है। शरीर पर तो होती है, आपको प्रॉब्लम है पता चल रहा है, लेकिन ऊर्जा के तल पे भी है और मन के तल पे भी है। तो मन के तल पे तो अभी हमने जो प्रोस्टेट के केस में जैसे देखा, अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर, अपने जेंडर को लेकर अनकंफर्टेबल रहना, यह सोचना कि फीमेल होने से मुझे कोई दिक्कत है, मेरे पास आज़ादी कम है, जो बहुत सारी महिलाओं के पास ये सोच होती है, वो सोच से हमें बाहर आना है कि मेरे पास फ्रीडम कम है, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास ये रिस्ट्रिक्शन है। तो ये देखिए, प्रकृति का जो भी गिफ्ट है उसको हमें स्वीकार करना है। जो आप कर सकते हैं वो करेंगे, जो नहीं कर सकते हैं वो जब बात होती है बोल देंगे कि मैं नहीं कर सकती हूँ। मन में लेकर नहीं बैठना चाहिए। तो एक तो हमें अपने जेंडर को पूरी तरह से स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। इसलिए लुई हे का जो यहाँ पर है सेल्फ लव, वो बहुत हेल्पफुल है। लुई हे की किताब यू कैन हील योर लाइफ और दूसरी किताब मिरर वर्क, जो हिंदी में नाम है खुद से प्रेम करो, ये 2 किताब आपको पढ़नी चाहिए और अपने सेल्फ लव पर काम करना चाहिए। अपने आईने पर आप रेड पेन से, रेड मार्कर से आप बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें, आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करती हूँ। खुद से प्यार करने का अफर्मेशन आप बार बार दोहराते रहें, आपको बहुत हीलिंग में ये हेल्प करेगा। सेल्फ लव बढ़ाना है, मानसिक रूप से हमें अपने जेंडर को, सेक्सुअलिटी को नॉर्मल रूप में एक्सेप्ट करना है। एनर्जी के लेवल पे मैं बात करूं तो ये पृथ्वी प्राण का इम्बैलेंस है। हमारे लोअर एब्डोमेन में पृथ्वी प्राण एक्स्ट्रा हो गया है, तो यहाँ पे हम SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को सिडेट करते हैं। हमारे पैर में स्प्लीन 4 SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, इसको हमें सिडेट करना है। ध्यान दीजिएगा, सिडेट करना है यानी कि दबा कर रखना है, मसाज नहीं करना है। नॉर्मली एक्यूप्रेशर में मसाज करते हैं, यहाँ पे हम लगातार दबा के रखेंगे 1 मिनट से 2 मिनट के लिए। आपको चित्र दिखाया जा रहा है, फोटो खींच के रख ले। इस पॉइंट को दोनों पैर में आप सिडेट करें 1 मिनट से 2 मिनट के लिए, और बाद में आप वहाँ पर लाल रंग लगाकर रखते हैं। लाल रंग आलता होता है, आलता पैर में लगाया जाता है। उस आलते को भी 6 घंटे के लिए लगा के छोड़ सकते हैं। आलता या स्टेशनरी स्टोर से मिलने वाला ये व्हाइट बोर्ड मार्कर किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो रेड कलर से SP4 जो है सिडेट होता है। एक तो SP4 सिडेट करना है, दूसरा अपने बाएं पैर में SP6 और K7 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट आगे पीछे ही होते हैं। इस SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को टोन करना है, मसाज करना है। देखिए, ये स्प्लीन नाड़ी की बात है, हम 4 को सिडेट कर रहे हैं और 6 को टोन कर रहे हैं। एंकल से 4 अंगुल ऊपर SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, आपको चित्र दिखाया जा रहा है, इसको आप फोटो खींच के रख ले। बाएं पैर में सिर्फ करना है, टोन करना है, मसाज करना है एंकल से 4 अंगुल ऊपर। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे अक्सर दर्द मिलता है, SP4 पर दर्द मिल भी सकता है, दर्द नहीं भी मिल सकता है। दर्द नहीं मिलता है तो भी एक्यूप्रेशर पॉइंट काम का हो सकता है। दर्द मिलता है, अगर वो मस्कुलर एरिया है तो दर्द मिल सकता है। 50% एक्यूप्रेशर पॉइंट पे ही दर्द मिलते हैं, सभी पर दर्द नहीं मिलते। SP6 पर दर्द मिलता है तो उसे टोन करें, मसाज करें, और वहाँ भी आप रेड कलर लगा सकते हैं, लाल रंग। कलर थेरेपी जब हम डिफरेंट एक्यूप्रेशर पॉइंट करते हैं, ज़्यादातर जगह पर एक ही सिंगल कलर आता है, अगर 2 या 2 से अधिक एक्यूप्रेशर पॉइंट जब हम मसाज कर रहे हैं तो SP4 और SP6 पर काम करेंगे। SP6 से पीछे और नीचे K7 है, उस पर भी मसाज करेंगे तो आपको ये फाइब्रॉइड की समस्या जो है वो ठीक होने लग जाएगी। ऑपरेशन कराने की ज़रूरत जो डॉक्टर ज़्यादातर बताते हैं, ज़्यादातर केस में ज़रूरत नहीं पड़ती है।
सर बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल के जवाब देने के लिए। आशा करती हूँ रागिनी जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। लेकिन सर इसी से संबंधित मेरा एक प्रश्न ये है कि जब हम फाइब्रॉइड की बात कर रहे हैं तो कई बार समस्या आती है लोगों को कि सिस्ट बताई जाती है यूट्रस में। तो इसका किस तरह से इलाज संभव है या इसको लेकर कितने डरने की ज़रूरत है और कितने नहीं? जब ओवरी में सिस्ट होता है जी, तो उस जो फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट है, जी, sp4 को हम सिलेक्ट कर रहे हैं और sp6 को टोन कर रहे हैं, जी, सेम ट्रीटमेंट ओवरी सिस्ट के लिए भी होता है। इंटरेस्टिंग बात है, चूंकि ओवरी और यूट्रस बहुत आसपास है जी, और जो फाइब्रॉइड है और सिस्ट है दोनों ही इंच का एक्स्ट्रा है, तो दोनों ही केस में हम sp4 सिलेक्ट करते हैं और sp6 k7 को टोन करते हैं। सेम ट्रीटमेंट, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ट्रीटमेंट वहां भी होगा। अगर हम सिर्फ इन 2 पॉइंट की बात कर रहे हैं तो अगर जी। हम सुजोक में जाएंगे तो थोड़ा सा पॉइंट अलग हो जाएगा, जिसको मैं अभी यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। sp4 sp6 ज़्यादा यूजफुल है, ज़्यादा हेल्पफुल है। जब हम मेन एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करते हैं तो जल्दी जल्दी रिजल्ट देते हैं। तो ओवरी सिस्ट के लिए भी सेम ट्रीटमेंट आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस सवाल के जवाब के लिए। मुझे लगता है कि हमारे काफ़ी दर्शकों को इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसी के साथ बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है मुकेश सिंह जी का। इनकी उम्र 42 वर्ष है। इनको हर्निया का पेन है, 3 महीने से ये पेन इनको हो रहा है। आपसे सहायता चाहते हैं। देखिए, हर्निया पेन जब शुरू हो गया तब तो जो एक तो हर्निया जो है कारण, उसका भी निवारण करना है और आपको पेन का भी रिलीफ, पेन के लिए भी एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जब पेन हो रहा है तो। और ये याद रखिए, सिर्फ पेन का ट्रीटमेंट करना इलाज नहीं है। वो हर्निया जिस कारण से हुआ है, एनर्जी के लेवल पे हम समझ लें, हमारे पेट में बाईं तरफ स्प्लीन, प्लीहा, हिंदी में इसको प्लीहा बोलते हैं, स्प्लीन नाम का एक ऑर्गन होता है। इसकी ऊर्जा जब कम हो जाती है तो हमें हमारे शरीर में कहीं पे हर्निया हो सकता है। चाहे कोई भी हर्निया हो, कारण, मूल कारण जो है एनर्जी के लेवल पे वो स्प्लीन का वीक होना है। तो हमें अपने स्प्लीन को मजबूत करना है। जो रूट कारण है पहले उस पर काम करें। दर्द के लिए भी मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको बताने वाला हूं, लेकिन दर्द से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उसके कारण को, यानी कि स्प्लीन को मजबूत करें। तो स्प्लीन के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है उस पर हम काम कर सकते हैं और ध्यान के माध्यम से भी हम अपने स्प्लीन को मजबूत कर सकते हैं। जब आप ध्यान से बाहर आ गए, मान लीजिए आपने 1 घंटे के लिए आप ध्यान में बैठे, 1 घंटे के लिए तो मिनिमम बैठना ही चाहिए, ज़्यादा ही बैठे तो अच्छी बात है। ध्यान से बाहर आने के बाद आप अपने स्प्लीन पर, जो कि पेट में बाईं तरफ है, उस पर हाथ रखें और आप बैठे बैठे या लेट कर आप ये भाव करते रहें कि मेरा स्प्लीन जो है वो मजबूत हो रहा है। एक्यूप्रेशर पॉइंट के रूप में हमें स्प्लीन से जुड़े हुए जो भी एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं, 4, 6, 21, इन सभी का मसाज करना चाहिए। इनके मसाज से स्प्लीन की नाड़ी मजबूत होगी। स्प्लीन पर जो हम हाथ रखकर उसको एनर्जी पास करते हैं, तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके परिवार में कोई दूसरे सदस्य ध्यान करते हैं, रेगुलर ध्यान करते हैं, तो वो भी हाथ रख सकते हैं। हमें फैमिली में तो एक दूसरे को हम हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि स्प्लीन पे खुद से हाथ रखने में कुछ लोगों को डिस्कम्फर्ट लग सकता है। तो अगर कोई दूसरे मेंबर हैं तो वो अपने दोनों हाथ स्प्लीन पे रखें और आप 5 मिनट के लिए और मेडिटेशन करें। पहले जो नॉर्मल मेडिटेशन करना है वो अपने मन को स्थिर करने के लिए, शून्य करने के लिए, ओवरऑल एनर्जी बढ़ाने के लिए है। और ध्यान से जब बाहर आ चुके हैं तो 5 मिनट का ध्यान अपनी हीलिंग के लिए है। तरीका वही रहता है, बस एक भाव होता है कि मेरे हाथों से जो ऊर्जा है, जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे ब्रह्म रंध्र से हमारे सुषुम्ना नाड़ी में आ रही है, वो कॉस्मिक एनर्जी मेरे हाथों के माध्यम से स्प्लीन में जा रही है। बस एक भाव करने से एनर्जी का फ्लो होने लग जाता है। अगर हम भाव नहीं करते हैं, सिर्फ हाथ भी रखते हैं, अगर आपका ध्यान अच्छा हुआ है तो एनर्जी फ्लो करने लग जाएगी। एनर्जी जहां पर उसकी जरूरत हो वहां पर खुद ब खुद बहती है। लेकिन अगर आप भाव करें तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत लोग विजुलाइजेशन मेथड का ही प्रयोग करते हैं। पीले रंग की दिव्य प्रकाश आप विजुलाइज कर सकते हैं कि आपके हाथों से पीले रंग की प्रकाश निकल रही है और स्प्लीन में जा रही है। स्प्लीन जो है वो मुस्कुरा रहा है और वो प्राणवान बन रहा है, स्वस्थ हो रहा है। स्प्लीन जब स्वस्थ हो तो हर्निया ठीक होने लगता है। तो ये तो हुआ स्प्लीन के को मजबूत करके हर्निया का ट्रीटमेंट। जो दर्द है, दर्द के लिए हम पैर में
ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करते हैं। हमारे पैर में घुटने के नीचे और बाहर की तरफ स्टमक 36 ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, दर्जनों बीमारियों में काम आता है। ST36 का आपको दिखाया जा रहा है, आप इसका फोटो खींच के रख ले। दोनों पैर में ST36 का मसाज करें। आप यहाँ पर हल्दी भी लगा सकते हैं। 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार मसाज करना है, लेकिन जब तकलीफ ज़्यादा होती है ना तो आपको 5 बार मसाज करना है। मसाज करना यानी कि टोन करना है, यहाँ की चीख को हमें बढ़ाना है। और आप यहाँ पर पीले रंग को भी लगा के छोड़ सकते हैं, हल्दी को या येलो हाइलाइटर को आप उस जगह पर गोल लगा लें और लगभग 6 घंटे के लिए रखें। हो सकता है बीच में रंग उड़ जाए या पैर किसी कारण से धोना पड़ जाए, तो आपको रीअप्लाई कर लेना चाहिए। और कलर थेरेपी दिन के समय होती है। दिन के समय जब प्रकाश पड़ता है तभी रंग का प्रभाव पड़ता है। तो दिन में आप 6 घंटे के लिए ST36 को मसाज करें और पीले रंग को लगाएं। स्प्लीन के जो पॉइंट हमने देखे थे, SP4, SP6, SP21, इन सभी जगहों पे भी हल्दी लगाई जा सकती है या पीला रंग लगाया जा सकता है। तो उससे भी हमारा जो स्प्लीन की नाड़ी है वो मजबूत होगी। स्प्लीन की नाड़ी मजबूत होगी, स्प्लीन मजबूत होगा तो हर्निया जो है ठीक होने लग जाएगा और ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत कारगर है, आप इस पर काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इनकी जो समस्या का आपने समाधान दिया है, मुझे लगता है कि इनको काफ़ी इससे मदद मिलेगी और आशा करते हैं कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगे पूर्णतः। सर, इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है अरुणा पाटिल जी का, औरंगाबाद से हैं ये। इनका कहना है कि इन्हें हाइटस हर्निया की प्रॉब्लम है और इसका ये जानना चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम में इन्हें क्या करना चाहिए। अभी जैसा हमने हर्निया में देखा कि जी। हमें स्प्लीन ऑर्गन को मजबूत करना है, स्प्लीन बिल्कुल। ऑर्गन को मजबूत करना है और स्प्लीन की नाड़ी को मजबूत करना है। देखिए, ऑर्गन जो है हमारे पेट में है और नाड़ी जो है वो हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है, खासकर पैर में फैली हुई है। तो हमें ऑर्गन पे भी काम करना है और हमें नाड़ियों पे भी काम करना है। और नाड़ी हमारे शरीर में दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ काम करना है। तो एक तो हुआ ऊर्जा पे काम, और स्प्लीन जो है वो हमारे मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम मणिपुर चक्र पे काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ऊर्जा पर काम करने के साथ साथ हमें मन पर काम करना है। तो आप अभी जो हमने पहला केस देखा है, वहाँ पे जो हमें स्प्लीन पर काम करना है, वही सारे काम आपको यहाँ भी करने हैं। पैर में SP4, SP6, ST36, SP21, इन चारों एक्यूप्रेशर पॉइंट पर दोनों तरफ मसाज करना है। SP4, SP6, ST36, SP21। इसके अलावा भी स्प्लीन के हर एक एक्यूप्रेशर पॉइंट पर आप काम कर सकते हैं, वहाँ पर पीला रंग हल्दी लगा सकते हैं। SP6 पैर में, SP4 लगाना आसान है, SP21 आर्म पिट के नीचे है, तो यहाँ पर हल्दी लगाना कंफर्टेबल नहीं हो सकता है। अगर हल्दी लगाना कंफर्टेबल नहीं है तो आप बस यहाँ पर मसाज करें। पैर में तो हल्दी आराम से लगाई जा सकती है। SP4, SP6 पर पीला रंग लगाएं, हल्दी लगाएं, मसाज करें। जो एक्यूप्रेशर पॉइंट मैंने आपको स्प्लीन के बताए, इसके अलावा भी स्प्लीन की नाड़ी में टोटल 21 पॉइंट है ना। SP21 आर्म पिट के नीचे है, तो हम इस 21 एक्यूप्रेशर पॉइंट में हम बाकी एक्यूप्रेशर पॉइंट पर भी मसाज कर सकते हैं। चूँकि वो अगर आप पहले आप शुरुआत में कंफर्टेबल हो गए 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे, तो 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद हम पॉइंट्स को बढ़ा भी सकते हैं। आप थोड़ा रिसर्च कर सकते, स्टडी खुद कर सकते हैं। स्प्लीन के दूसरे पॉइंट्स पे भी काम किया जा सकता है। स्प्लीन का हर एक पॉइंट हर्निया में हेल्प करेगा। हाइटस हर्निया में थोड़ा ज़्यादा केयर करने की जरूरत पड़ती है, थोड़ा ज़्यादा आप इसको सीरियसली लें, ज़्यादा टाइम दें, ज़्यादा काम करें और ध्यान में भी ये भाव करें, थोड़ा ये प्रार्थना रखें कि मेरा जो हर्निया है वो ठीक हो रहा है, मैं इंटरनली स्वस्थ हो रहा हूँ। तो हमारे भाव करने से भी बहुत प्रभाव पड़ता है। और कॉन्फिडेंस, फेथ, कि हाँ, ध्यान से मैं ठीक हो सकता हूँ। जब आपके भीतर फेथ हो ना, विश्वास हो, तो चीज़ें ज़्यादा काम करती हैं। तो ये फेथ रखें कि हाँ, मेरे ध्यान से मेरा हर्निया ठीक हो जाएगा और इन एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करते रहें, आपको फ़ायदा होगा। अफर्मेशन के तौर पर रिलैक्सेशन का अफर्मेशन स्प्लीन के लिए होता है और जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ये अफर्मेशन एक हम किया करें। हमारी लाइफ में एक विक्टिम कॉन्शसनेस की एक दिक्कत है हमारे समाज में। हम ये सोचते हैं, मानते हैं कि मेरी किस्मत ठीक नहीं है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। देखिए, जीवन में जो भी ये छोटी मोटी परेशानियां आती है ना, हर एक परेशानी को छोटी मोटी परेशानी ही समझना चाहिए।
है ना। अगर आप समाज में थोड़ा देखेंगे तो आपसे ज़्यादा परेशान लोग भी कोई ना कोई आपको मिल जाएंगे। तो अपनी छोटी मोटी परेशानियों को आप वास्तव में अध्यात्म की तरह से देखें तो हमें सिखाने के लिए आती हैं। जब हम सीख जाते हैं तो वो समस्या चली जाती है, और जब तक हम नहीं सीखते हैं समस्या बार बार बनी रहती है। तो जो लोग ये सवाल पूछते हैं ना, इसका परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट क्योर, तो ये परमानेंट चीज़ें तभी होंगी जब हम आत्मा के तल पर, कर्मों के तल पर और मन के तल पर चीज़ों को समझ पाएंगे और ठीक कर पाएंगे। तो आत्मा के तल पे और कर्मों के तल पे तो हमें सीखना है। धरती पर हम सीखने के लिए आते हैं। हम एक सनातन आत्मा है, चिरंजीवी कॉन्शसनेस है, मानव शरीर में सीखने के लिए, अनुभव करने के लिए आए हैं। जब सीख लेंगे तब सिचुएशन बदलेगी। तो सीखने पर फोकस करना है। विक्टिम कॉन्शसनेस अगर हो कि मेरी तो किस्मत खराब है, भगवान मुझे इतना कष्ट दे रहा है, ऐसा कभी मत सोचे। इसी कारण से तो हो सकता है आप अध्यात्म से जुड़े हैं। बहुत लोग लाइफ में कोई हेल्थ चैलेंज आता है तो अध्यात्म से जुड़ते हैं। तो यह तो एक तरह से एक हिडन ब्लेसिंग हुआ, गिफ्ट हुआ कि आप इस कारण से अध्यात्म से जुड़ रहे हैं। तो कभी भी अपनी किस्मत खराब ना बोले। जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, अच्छा हो रहा है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा अच्छा ही होगा। ये एटीट्यूड अपने लाइफ में कल्टीवेट करें। बार बार सोचकर, बार बार अफर्मेशन को बोलकर या बार बार अफर्मेशन को लिखकर अपने भीतर इस सोच को विकसित करें। तो यह भी आपको आपकी हाइटिस हर्निया को ठीक करने में मदद करेगा। ये जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, अच्छा हो रहा है। ये हर एक रोग में हमें हीलिंग में हेल्प करेगा। तो हाइटिस हर्निया के अलावा बाकी कंडीशन में भी हम इस अफर्मेशन का प्रयोग कर रहे हैं। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। मैं सीख रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, मैं अध्यात्म में आगे बढ़ रहा हूँ, मैं जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ। अफर्मेशन करें, एक्यूप्रेशर करें, जीवन में 2 बार, डे में 2 बार ध्यान को अपनाएं, आप जरूर लाभ पाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल के जवाब के लिए भी। आशा करती हूँ अरुणा जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ सर बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भेजा है अमित जी ने। इनकी उम्र 38 वर्ष है। इनका कहना है कि लेफ्ट साइड पैरालिसिस की इनको प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से मेडिटेशन नहीं कर पाते। हाँ, अमित जी, देखिए अमित जी, आपको आपने जो सवाल अपना भेजा है ना, उसमें आपको डिटेल देनी चाहिए थी। ये पैरालिसिस आपको आई कैसे है? क्या आपको स्ट्रोक आया था? क्या बीपी आपका बढ़ा हुआ था पहले, अभी भी बीपी बढ़ा हुआ रहता है? पैरालिसिस के मामले में, स्ट्रोक के मामले में ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। अगर ब्लड प्रेशर कारण था या अभी ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है तो उसको तो कंट्रोल करना बिना दवाओं के जरूरी है। देखिए, अगर दवाओं के कारण कंट्रोल हो रहा है तो वो पूरा कंट्रोल नहीं है, वो दवाओं के कारण तो हम जबरदस्ती उसको ठीक रख रहे हैं। अगर ब्लड प्रेशर की समस्या आपको पहले थी या अभी है तो आपको योग निद्रा करना चाहिए। देखिए, पैरालिसिस को ठीक करने के लिए तो हमें ऊर्जा पर काम करना है, लेकिन यहाँ पर पहले बेसिक रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। अगर खासकर ब्लड प्रेशर की समस्या रही हो तो ज़्यादातर बहुत सारे पैरालिसिस केस में होता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं है या आप रीजनेबली रिलैक्स रहते हैं, मन से आप शांत रहते हैं, तब ऊर्जा पर हम काम करेंगे। पैरालिसिस के मामले में, पैरालिसिस जो है वो यांग ची की, सूर्य प्राण की कमी है। तो सूर्य प्राण को बढ़ाने के लिए हम अपने पैर में GB34 और ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करते हैं। ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट अभी हमने हर्निया के लिए देखा था, उसी एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है दोनों पैरों में। लेफ्ट पैरालिसिस है, लेफ्ट साइड की पैरालिसिस है तो लेफ्ट साइड में करेंगे, लेकिन राइट में भी करने से कोई बुराई नहीं है। लेफ्ट में थोड़ा समय ज़्यादा दें और लेकिन अपोजिट साइड में भी थोड़ा सा समय दें। यहाँ पे जो मसाज करते हैं तो 2 मिनट के लिए मसाज करना है एक बार में, और 24 घंटे में 5 बार करना है। और यहाँ पर आप लाल रंग का प्रयोग करेंगे। लाल रंग के लगाने से ना, रेड कलर जो है वो ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है। अब कहीं पर पैरालिसिस है या कहीं पर नमनेस है, सुन्नपन है, तो एक कारण उसका है कि वहाँ पर खून जितना पहुँचना चाहिए उतना नहीं पहुँच रहा, तो उसके कारण से भी नमनेस हो जाती है। तो लाल रंग वहाँ पर लगाने से ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो पैरालिसिस जो है वो ठीक होगा। ST36 पर एक्यूप्रेशर करने के अलावा ST36 से ही थोड़ा सा पीछे और नीचे होता है GB34, जो हमने पहले सवाल में
कोऑर्डिनेशन के लिए देखा था। इस गॉल ब्लैडर 34 GB34 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर भी काम करें। ST36 और GB34 आगे पीछे ही है, बहुत आसपास है, लेकिन यहाँ पर भी मसाज करना है। यहाँ पे आपको दर्द मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। दर्द नहीं मिले तो भी आपको GB34 को मसाज करना है और वहाँ पे लाल रंग लगाना है। ST36 GB34 को मसाज करने और लाल रंग लगाने के अलावा जिस पैर में पैरालिसिस है, जिस भी लिम्ब में, अगर हाथ में पैरालिसिस किसी को होती है तो उस उंगली के, उस पैर के या हाथ की उंगली के टिप्स पर लाल रंग लगाना है। जैसे मैं एग्जांपल में बताऊं कि जैसे छोटी उंगली है तो हाथ की छोटी उंगली में हम यहाँ पर ऐसे टिप्स पे लगा देंगे। अगर पैर की उंगली रहेगी तो टिप्स पे हम लाल रंग लगा देंगे। तो पांचों उंगलियों पे, अगर एक तरफ की पैरालिसिस है तो पांचों उंगलियों पे लाल रंग लगाएं। अगर कोई ऐसे हो जिनको दोनों पैर में हो तो 10 उंगलियों पे लगाएं। वहां पर थोड़ा मसाज करने के बाद किसी फैमिली मेम्बर से या किसी भी हेल्पर से उसको थोड़ा सा पहले दबा लें, थोड़ा 2-2 मिनट, और फिर वहाँ पे लाल रंग लगा दें। तो लाल रंग से ब्लड फ्लो का फ्लो बढ़ेगा तो पैरालिसिस ठीक होने लगेगा। पैरालिसिस का जो मानसिक कारण आप लुई है की किताब को पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, तो वह यहाँ भी विक्टिम कॉन्शियसनेस से बाहर आना जरूरी है। मेरे जीवन में ये अच्छा नहीं हुआ। भगवान कभी अन्याय नहीं करता है। इस बात को आप मानते हैं? कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, है ना। बहुत लोगों को तो लगता है कि दुनिया में भगवान नजर नहीं रख रहा, मगर दुनिया में इतनी सारी गड़बड़ी हो रही है। देखिए, दुनिया में ना वास्तव में कहीं पे गड़बड़ नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार अनुभव ले रहा है। अगर हम किसी की भी जगह पे अन्याय को देखते हैं, अगर हमें लगता है कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ, उस व्यक्ति का हम कर्मा तो पीछे नहीं जानते ना। हाँ ठीक है, हम अपने तरफ से हम अन्याय नहीं होने देंगे, अब हमारी नजरों के सामने हम अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन हर जगह पर प्रकृति अपने ढंग से काम करती है। तो ये अन्याय की भावना, गलत की भावना को छोड़ देना है। जो भी भगवान कर रहा है वो ठीक कर रहा है। भगवान कभी गलती नहीं करता, भगवान कभी अन्याय नहीं दे देता। इस अपने भीतर इस माइंडसेट को ठीक करना है तो पैरालिसिस आपका ठीक होने लग जाएगा। लुई ही की किताब को पढ़िए। अफर्मेशन, बहुत सारे अफर्मेशन उसमें आते हैं, उनको सभी को करने। जैसे एक अफर्मेशन हो सकता है कि मैं सकारात्मक सोचता हूं, मैं सकारात्मक बोलता हूं। लाइफ में हर सिचुएशन में हमें पॉजिटिव ही बोलना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई मेरी लाइफ में ये ठीक नहीं हो रहा, तो भी ना अगर हम पॉजिटिव बोलेंगे ना, तो हमारे पॉजिटिव बोलने से हमारी लाइफ के सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाएंगे। कुछ लोगों को यह बात समझने मुश्किल लगेगी, लेकिन ऐसा ही होता है। जैसा हम बोलते हैं वैसा होने लग जाता है। तो सकारात्मक बोले, आपके जीवन में सकारात्मक होने लग जाएगा। आई थिंक पॉजिटिव, आई स्पीक पॉजिटिव, ऐसा अफर्मेशन भी आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं अमित जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इन सभी टिप्स को आप अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो आशा करते हैं आप बहुत जल्द ही पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। इसी के साथ सर बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है मंजू धमीजा जी का। इनका जो सवाल है, जानना चाहती हैं फ्लैट फीट के लिए ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी ये फ्लैट फीट क्या होता है? देखिए, फ्लैट फीट की ज़्यादा समस्याएं बच्चों में ज़्यादा होती हैं। हमारा जो पैर है या हाथ भी है, हाथ में भी ना एक कर्वेचर है। ये बिल्कुल एक बुक जैसा फ्लैट नहीं होता जी। पैर में थोड़ा ज़्यादा होता है। हम अगर पैर जब रखते हैं तो हमारे मीडियल साइड अंदर की तरफ थोड़ा सा हिस्सा थोड़ा उठा हुआ होता है। तो ये जो कर्वेचर है ये हमारे बैलेंस को बरकरार रखने के लिए हेल्पफुल होता है। तो फ्लैट फीट कुछ बच्चों में ऐसा हो जाता है कि वो नॉर्मल जो कर्वेचर है वो मेंटेन नहीं होता। तो यहाँ पर हम स्प्लीन की वीकनेस को मानते हैं। एनर्जी मेडिसिन में, ऊर्जा विज्ञान के कंसेप्ट में, हमारा जो स्प्लीन होता है जी। हमारी बॉडी में जो भी स्ट्रक्चर है, जो नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, उसको वैसा मेंटेन करना ये स्प्लीन का काम है। तो अब स्प्लीन अगर ठीक से काम नहीं कर रहा तो उसकी वजह से शरीर में कहीं भी कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पर फ्लैट फीट के केस में हम स्प्लीन के एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करेंगे। तो पैर की समस्या है और पैर में ही स्प्लीन का बहुत अच्छा पॉइंट है SP4 और K2, दो आसपास आगे पीछे एक्यूप्रेशर पॉइंट है। हमें इन दोनों पे मसाज करना है और यहाँ पे हल्दी लगानी है। स्प्लीन का जो रंग है वो पीला है। तो आप दोनों को टोन करेंगे, मसाज करेंगे, और इसको मसाज जो करना है ना ऊपर की तरफ करना है। देखिए, फ्लैट फीट में जो कर्वेचर है वो ऊपर की तरफ होता, तो हम इसको एज वर्टिकल मसाज देंगे, नीचे से ऊपर की तरफ। फोटो जो दिखाया जा रहा है इसका फोटो खींच कर आप रख ले।
जिस पैर में फ्लैट फीट है उसमें नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करें, SP4 पर और K2 पर, 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे, और इन दोनों जगह पे आप हल्दी लगा सकते हैं। छोटे बच्चों का मामला है तो दूसरे फैमिली मेंबर को ही करना पड़ेगा। दिन में 5 बार करना है मसाज ऊपर की तरफ, और पीला रंग लगा के रखें, हल्दी लगा लें या मार्कर लगा लें, और जब हम इसका प्रयोग ठीक से करेंगे तो फ्लैट फीट में आराम होने लगेगा। अगर बच्चे हैं तो पेरेंट्स को ध्यान करना जरूरी है, बच्चे को गोद में रखकर या ऐसे ही आप ध्यान करें, और बाद में आप अपना 1 घंटे ध्यान में बैठने के बाद बच्चे को पैर को पकड़े रहें और आप 5 मिनट का ध्यान और करें। जब आप ध्यान जो भी अफेक्टेड बॉडी पार्ट है, जैसे फ्लैट फीट है तो पैर का है, अगर पैर को छूकर अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारी ऊर्जा स्वतः पैर की तरफ उस जगह पे जाएगी और हीलिंग होगी। तो इस तरह से आप फ्लैट फीट का केयर कर सकते हैं। सर अभी हमारे पास समय बहुत कम है, तो आपसे एक छोटे से एक जो सवाल है, गर्दन के नीचे जो कॉलर बोन होता है, हमारे एक व्यूअर का सवाल है, वो एक साइड से ऊंचा हो गया है, तो आपसे चाहूंगी कि बहुत ही कम समय हमारे पास बचा है, तो बहुत कम समय में इसका जवाब दें। देखिए, एक तो हमें बात ये समझनी चाहिए कि अगर कोई ऐसी स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज होती है जी जिससे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आ रही हो, तो ज़्यादा कंसर्न इसमें होना नहीं चाहिए, है ना। देखिए, थोड़ा बहुत हमारे शरीर में एनर्जी का शिफ्ट होता है, अप डाउन होता है, तो यहाँ पर जो कॉलर बोन अगर उठा हुआ है जी तो अगर हम इसे नॉर्मली छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। फिर भी अगर हम केयर करना चाहते हैं तो ध्यान के बाद में अपने हाथों से 5 उंगलियों को बनाकर वहाँ पर रखना है, और ये भाव करना है कि ये जो मेरा स्ट्रक्चर है ये नॉर्मल हो रहा है। तो एक तरह से समझे कि हम ध्यान के बाद हमारे हाथों में ऊर्जा जाती है, जी तो लेजर की तरह ऊर्जा निकल रही है और उसे हील कर रही है, तो इससे हीलिंग हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर हम ग्रीन कलर लगा सकते हैं, जो उठा हुआ पार्ट है वहीं पर आप ग्रीन कलर लगाइए, और पैर में K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, वहाँ पे भी हम ग्रीन कलर लगा सकते हैं। जो ग्रीन कलर है वो विंड ची को बढ़ाता है, तो इनको जो स्ट्रक्चर के लिए जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को कम करेगा। तो हरा रंग लगाकर और ध्यान के बाद उस उठे हुए जगह पर पॉइंट फिंगर रख के आप उसको ठीक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं हमारे व्यूअर्स को उनके सवालों के जवाब मिल रहे हैं, और आप इन सभी टिप्स को और इन सभी टेक्निक्स को अपनाकर अपने जीवन में अपने जो स्वास्थ्य है उसको एक संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ाएंगे। तो इसी के साथ दर्शकों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय में से कुछ समय निकाला और हमारे दर्शकों के लिए उनकी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जो सवाल आज रह गए हैं वो दर्शक हमारे परेशान ना हो, क्योंकि आज के जो सवाल हैं उनको हम लेंगे अगले Q&A सेशन यानी कि अगले फ्राइडे को। और इसी के साथ हमारे और भी व्यूअर्स जो हैं वो अपने सवाल और हमें भेज सकते हैं, और ध्यान रहे कि जब भी आप अपने सवाल भेजें तो उसमें पूरी डिटेल जरूर मेंशन करें, अपना नाम, अपनी उम्र जरूर मेंशन करें, और अपनी जो भी आपको बीमारी हो रही है उसमें आपको जो समस्या आ रही है उसको मेंशन करना ना भूलें, क्योंकि उससे डॉक्टर साहब को आपकी समस्या को डायग्नोस करने में और आपको सही सुझाव और सही हल देने में आसानी होती है। इसी के साथ दर्शकों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात डॉक्टर से पूछो के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।